बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज हमारा फर्स्ट डे है रिवीजन सेशन का। रिवीजन सेशन में क्या क्या पढ़ना है उसकी डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुकी है। 11 दिन का प्लान है, इंशाल्लाह पूरी डिटेल से सारी बातें बताएंगे। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक बात एक बार बताऊंगा। जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उन्हें कहूँगा कि यार इसको 1.5 पर या 2 पर नहीं सुनना, इसको 1 पे ही सुनना है। ठीक हो गया। जो बच्चे बैठे मैं उन्हें कहूँगा सिर्फ मेरी बात सुननी है तवज्जो से। जो बात समझ ना आए उसको नोट करेंगे, यार ये बात मुझे समझ नहीं आई, इसका मतलब है कुछ समझने में मैंने कहीं कमी कर दी है। ठीक हो गया। बाद में आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, व्हाट्सएप भी इधर ही है। ठीक हो गया। नोट कर लें, उसके बाद व्हाट्सएप कर दें, सर फलां चीज़ आपने बताई है वो मुझे समझ नहीं आई, प्लीज़ उसका क्या करना है बता दीजिए। सिंपल समझ आ रहा है। अभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है और इंजॉय करना है कि हो क्या रहा है। ठीक हो गया। तवज्जो इधर रखनी है, तवज्जो इधर रखनी है और करना ये है कि सिर्फ सुनना है। मेक श्योर करना है कि जो बातें आप सब सुन रहे हैं ये सारी बातें आपने पहले सुनी हुई और समझी हुई हो। हाँ, कोई बात ऐसी आप सुनते हैं कि आपको लगता है यार ये कौन सी बात सर ने कर दी, या ये तो बात यानी अजीब कर दी, तो अजीब का लफ्ज तो खैर बड़ा मुनासिब है। बच्चे समझ देंगे सर ये सर ने गलत कह दिए। ठीक हो गया। तो कोई बात नहीं, मैंने गलत कह दिया है, आप मुझे बाद में व्हाट्सएप करेंगे कि सर ये बात आपने गलत बताई, तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा। ठीक हो गया। यानी वो जो भी गलती होगी वो आपको मैं करेक्ट बता दूंगा कि बेटे आपके ज़हन में ये चीज़ चल रही है, कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है, ऐसे है। अब मेरी थीम समझ आ रही है। सिंपल सी बात ये है कि आपने तवज्जो से क्लास लेनी है और नॉलेज की बम्बार्डमेंट हो रही होगी। नॉलेज आपके ऊपर आ रहा है, आपने सुकून से इसको पिक करना है। आपने सिर्फ कैचिंग पोजीशन पे आ जाना है, पिक करना है। जो हजम हो गई ओके, जिसमें प्रॉब्लम आ गई उसको क्या कर लो, नोट कर लो, हाईलाइट कर लो। ऑनलाइन वाला बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा, मैं उसे वो वाला टॉपिक बताऊंगा। फिजिकल वाला बच्चा नोट करेगा, मुझे क्लास में पूछ ले, क्लास के बाद पूछ ले तो आइडियल है, क्योंकि हम बड़ी तेजी से कोशिश करेंगे कि सारी बातें कवर करें, कोई बात रह ना जाए, ये मेरा टारगेट है। आपने मेक श्योर करना है कि आप सारी बातें पिक कर रहे हो। इजी। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी सिर्फ इतनी सी बात आपके साथ करनी है, इंट्रोडक्शन का तो टाइम नहीं है। हाँ, हम काम की बात सिर्फ ये करेंगे कि देखो भैया पेपर आपका आना है, पेपर आपका आना है 10 नंबर के न्यूमेरिक, 10 नंबर के एमसीक्यूज, 90 मार्क्स का आपका बकाया पेपर है और सब्जेक्टिव टाइप। उस 90 में से टेंटेटिव 80% न्यूमेरिकल पूछना है उसने, 70 to 80%, और 20 to 30% थ्योरेटिकल पार्ट पूछना है। ये चीज आपके ज़हन में क्लियर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अब तक जितने पेपर हुए हैं उस बेस पर 8 अटेम्प्ट्स की अगर मैं एवरेज लूं तो पिछली 8 अटेम्प्ट्स को देखूं तो तकरीबन 8 एक नंबर का पहले 3 चैप्टर्स में से आता है। ग्रिड कहती है 5 से 10 नंबर का आएगा, तो आपके ज़हन में होना चाहिए। इनकम टैक्स के बाद में ग्रिड कहता है 60 to 75 का आएगा, लेकिन आया कितने का है, तकरीबन 66 का। सर सिलेबस कहता है 20 to 30% सेल्स टैक्स आएगा, जबकि आया कितने का है, अंदाजन 26 मार्क्स का। अच्छा जनाब, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि यार पिछली 6 माह की एवरेज क्या है। हाँ, कुछ बातें तब्दील, 2 बातें तब्दील हुई हैं, वो बातें आपको बता के मैं चैप्टर 1 शुरू करूंगा। बात नंबर 1, तब्दीली उधर आई है जहां पर लॉ कहता है, तब्दीली उधर आई है जहां पर
क्या कहते हैं, तब्दीली उधर आई है जहां पर आपको 10 मार्क्स के एमसीक्यू दे दिए गए हैं जो इससे पहले कभी टैक्स में नहीं है। और तब्दीली उधर आई है जहां पर इन्होंने खास तौर पे कह दिया है कि भैया 10 से 15 मार्क्स का रिटर्न असेसमेंट अपील आएगा, यानी चैप्टर 14, 15, 16 के बारे में उसने खास तौर पे 10 से 15 मार्क्स एलोकेट कर दिए हैं। तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि रिटर्न असेसमेंट अपील नहीं किया, इंशाअल्लाह करे उसमें से पेपर ना आए, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रिटर्न असेसमेंट अपील में से तो 10 से 15 मार्क्स का पेपर आना ही आना है। हाँ, ये हो सकता है आप ये दुआ कीजिएगा अल्लाह करे 10 से ज्यादा का ना आए, क्योंकि 10 का तो आना ही आना है। समझ गए? लो सर, ये दो बातें थी मेन। हाँ, अब कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर एमसीक्यू आएगा तो क्या होगा। सर जी, मुझे समझ नहीं आती इस परेशानी की, कतन कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बात नंबर 1, जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एमसीक्यू करने की टेक्निक तो मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि यार एमसीक्यू होते हैं। पता कैसे होता है? एक स्टेटमेंट लिखी होती है, उसके अंदर 4 ऑप्शन होती हैं, कोई एक ऑप्शन ठीक होती है, आपको चाहिए वो चारों ऑप्शंस पढ़ लें, फिर उसके बाद दिमाग में फला चैप्टर लेकर आए, फिर उस चैप्टर के मुताबिक उसको हल करें। टिक करना होता है, 2 ऑप्शन पे टिक नहीं करना। क्या ये सारी बातें बताने की जरूरत है? कतई जरूरत नहीं है। आप सब लोग कारीगर हैं, पीआरसी आप पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि यार ये तो कोई साइंस नहीं है कि एमसीक्यू आ रहा है। हाँ, असल बात ये बतानी है कि एमसीक्यू में क्या पूछेगा। सर एमसीक्यू में वो कुछ भी पूछ सकता है। हम आपके पास नॉलेज होगी तो वो आपको, आपके पास नॉलेज होगी तो वो आपको चाहे थ्योरी का सवाल पूछे, चाहे न्यूमेरिकल पूछे, चाहे एमसीक्यू पूछे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल ऐड करने की वजह से उसने आसानी नहीं दी, उसने एक तकलीफ अजियत ही ऐड की है। क्यों? उसकी वजह यह है कि भैया इससे पहले तो जो बात उसने 3 नंबर या 4 नंबर के लिए पूछनी थी, अब वो क्या करेगा? 1 नंबर के लिए पूछ लेगा। वो सर समझ आ रही है? लेकिन बहरहाल आपने तैयारी करनी है पूरी, फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी तरीके से सवाल पूछ ले। तो सर ये सारी बातें थी इंट्रोडक्टरी। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होंगी। यस और नो? चलूं आगे सर? नहीं सर, मैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ चल रहा हूं। चैप्टर नंबर 1, भाई हमारे साथ कोई एसोसिएट भैया ये मुझे बताइएगा स्लाइड चैप्टर नंबर 1 कहां पर है? टैक्स क्या होता है? मैं फिर कहूंगा यार ना इसको आपने 1.52 पे सुनना है और ना ध्यान जो फिजिकल बैठे अपना ध्यान आगे पीछे होने देना। मैं रूटीन में जब क्लास में पढ़ाता रहा तो एक बात मेरी आदत है, क्लास में मैं 3 बार कहता हूं। सर अब 1 बार कहूंगा और निशाने पे कहूंगा। ठीक हो गया? पिक आपने करनी है। वो कंट्रीब्यूशन जो आवाम करती है, वो कंट्रीब्यूशन जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इसको टैक्स कहते हैं। आवाम पैसा देती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। टैक्स का असल मकसद क्या है? टैक्स का असल मकसद है पैसा इकट्ठा करना। टैक्स का असल मकसद है जो पॉलिसीज हैं उस पर अमल दरामद कराना। जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारा, हम लोग चाहते हैं कि चावल एक्सपोर्ट ना हो और ये हमारे मुल्क की पैदावार है, ये एक्सपोर्ट ना हो, ये एक्सपोर्ट करने लगे, उस पर टैक्स लगा देते हैं। गवर्नमेंट चाहती है अवाम सिगरेट ना पिए, आप सिगरेट पीने लगे, उस पर टैक्स लगा देते हैं। यानी गवर्नमेंट अपनी बात को मनवाने के लिए भी टैक्स लागू कर देती है और बाज़-औक़ात अपनी बात को मनवाने के लिए टैक्स खत्म भी कर देती है। गवर्नमेंट कहती है लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर का काम करें, वहां पे टैक्स माफ कर दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी यहां पर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज का मतलब है
पॉलिसीज पर अमल दरामद कराना। सर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर आदमी से पैसा वसूल करना और गरीब पर खर्च करना, दिस इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी अमीर आदमी ज्यादा पैसा कमाता है, उससे पर टैक्स लगाकर पैसा ले लेना और गरीब पर खर्च कर देना। सर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में वो बात करता है पैसे के अलावा और क्या मकसद है। सबसे पहला मकसद है कमजोर एंटरप्राइज की मदद करने के लिए टैक्स को माफ कर देते हैं। कमजोर एंटरप्राइज की मदद करने के लिए टैक्स को माफ कर दिया जाता है। सर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि गवर्नमेंट के पास एक हरबा है टैक्स का। टैक्स माफ किया जा सकता है जब गवर्नमेंट चाहे किसी चीज को एनकरेज करना है। टैक्स कम किया जा सकता है जब गवर्नमेंट चाहे किसी चीज को एनकरेज करना है। टैक्स बढ़ाया जा सकता है जब गवर्नमेंट चाहे किसी चीज को डिस्करेज करना है। टैक्स लागू किया जा सकता है जब गवर्नमेंट चाहे किसी चीज को डिस्करेज करना है। टैक्स लागू करने का एक मकसद पैसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू इकट्ठा होगा। टैक्स बाज़ औक़ात इसलिए लागू किया जाता है कि आपने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर एक ही आइटम बाहर से आ रही है और वही आइटम पाकिस्तान में बन रही है तो बाहर से आने वाली आइटम पे टैक्स लागू कर देंगे ताकि टैक्स जो है वो उस आइटम को डिस्करेज किया जाए और अपनी लोकल आइटम को प्रमोट किया जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। बाज़ औक़ात टैक्स इसलिए भी लागू किया जा सकता है कि आपने किसी चीज को डिस्करेज करना है, और बाज़ औक़ात टैक्स को माफ कर दिया जाता है ताकि आपकी प्रोडक्ट फॉरेन कंपटीशन में आगे बढ़ सके। बाज़ औक़ात एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए भी टैक्स को माफ किया जाता है। बाज़ औक़ात इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए भी टैक्स को माफ किया जाता है। आपका फ्यूल 260 रुपए लीटर था, अब 250 हो गया है, इस वजह से कि 10 रुपए का टैक्स माफ कर दिया है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। यानी इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए भी टैक्स के इस्तेमाल किया जाता है। अमीर से पैसा वसूल करना और गरीब पर खर्च करना, इसलिए भी टैक्स को लागू किया जाता है। बाज़ औक़ात कोई साइंस इन्वेंशन से रिलेटेड बात हो तो वहां पर भी टैक्स को माफ करने का मकसद क्या होता है। साइंस और इन्वेंशन से रिलेटेड बात हो तो वहां पर भी टैक्स को माफ किया जाता है ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। सर जी बाज़ औक़ात प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज किया जाता है। लाहौर में एक आइटम बिक रही है 110 रुपए की, मुल्तान में वही आइटम बिक रही है 120 रुपए की, तो अवाम को बुरा लगता है। लाहौर वाले कहते हैं हमें सस्ती मिल रही है, मुल्तान वाले कहते हैं भी लाहौर में सस्ती और हमें क्यों महंगी दे रहे हो। उस चीज को खत्म करने के लिए क्या कर देते हैं, 10 रुपए का टैक्स माफ कर देते हैं। अल्टीमेटली इससे क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। सर जी कुछ अनडिजायरेबल सेक्टर्स को डिस्करेज करना, कुछ अनडिजायरेबल सेक्टर्स को डिस्करेज करना। सर ये सारी चीजें हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट। फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर जी आपको चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ना है। अब रिवीजन क्लास है, मैं थोड़ा सा फायदा उठा लेता हूं। हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई बंदा, चैप्टर 7-8 में भी पढ़ाया है, चैप्टर 10 में भी पढ़ाया है, अगर आपने लोन वसूल किया है और वो कैश में वसूल किया है तो इसे इनकम ट्रीट करेंगे, यस और नो। और सुनी भी ना ये वाली बात, आपने लोन कैश में वसूल किया है तो इसे इनकम ट्रीट करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में लेकर जाएंगे। ये असल में वो जो कानून बनाया गया उसकी बेस क्या है, उसकी बेस है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। असल में उसका मकसद है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो। क्या मतलब सर, कैश में दिया है तो डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। सर जी अगर बैंक के जरिए दिया जाता तो बैंक के रिकॉर्ड में आता, अगर कैश के जरिए दिया जा रहा है तो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा।
यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो? इसलिए वो कहता है भैया आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करो। नतीजा ये निकला, अगर कोई बंदा बैंक के जरिए लोन लेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई बंदा कैश में लोन लेगा तो जितना लोन लेगा उसको इनकम ट्रीट किया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ओ भाई यस और नो? समझ रहे हो? लो सर, ये सारी बातें, यानी गवर्नमेंट अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं की जाएगी तो इसे इनकम ट्रीट करेंगे। सर जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केसेस में भी टैक्स क्रेडिट आ गए, और टैक्स क्रेडिट का असल मकसद ये है कि निचोड़, सारी डिस्कशन का निचोड़ ये है, गवर्नमेंट जिस चीज को एनकरेज करना चाहती है, जिस चीज को प्रमोट करना चाहती है, वहां पे टैक्स माफ कर देती है, टैक्स कम कर देती है, टैक्स क्रेडिट दे देते हैं, टैक्स का रेट कम कर देते हैं। गवर्नमेंट जिस चीज को डिस्करेज करना चाहती है वहां पर टैक्स को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। सर वहां पर टैक्स को बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट जब किसी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम में भी टैक्स को हरबे के तौर पे इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम में टैक्स को हरबे के तौर पे कैसे इस्तेमाल करती है? तो सर स्टोरी कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट चाहती है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा सके। गवर्नमेंट क्या करती है, किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में सारे इंडस्ट्रीज को कह देगी कि जो बंदा इस एरिया के अंदर फैक्ट्री लगाएगा उसको 3 साल के लिए टैक्स माफ। अब जो बिजनेसमैन है उसको क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए, पैसा चाहिए। तो बुनियादी तौर पे बिजनेसमैन इस लालच में आ जाता है कि वो उस पर्टिकुलर जगह पर प्लांट लगा लेता है, इंडस्ट्री लगा लेता है, पैसा लगा लेता है। गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? गवर्नमेंट को फायदा ही होता है कि उस जगह वो जगह डेवलप हो जाती है, वहां पे लोगों को नौकरी मिल जाती है, वहां पे जनरल स्टोर खुल जाते हैं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम चल पड़ता है, वहां पर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अल्टीमेटली उस अंडर डेवलप्ड इलाके में खुशहाली आ जाती है। और ये अंडर डेवलप्ड इलाके में खुशहाली लाने के लिए गवर्नमेंट ने किस हरबे को इस्तेमाल किया है? टैक्स के हरबे को इस्तेमाल किया है, टैक्स इंसेंटिव को इस्तेमाल किया। अमीर आदमी पर टैक्स लगाकर पैसे ले लेना और वो फिर सरकारी स्कूल में दे दे, सरकारी स्कूल में लगा देना, सरकारी अस्पताल में लगा देना। तो भाई अमीर से पैसे वसूल करना और गरीब पर खर्च करना, अल्टीमेटली ये भी क्या है सर? अल्टीमेटली ये भी क्या है सर? ये भी टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट में ये हायर रेट पर टैक्स लगाना, अमीर पर गरीब आदमी पर टैक्स ना लगाना या कम लगाना। सर जी जो आइटम इंपोर्ट हो रही है अगर वो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है तो उस पर टैक्स ज्यादा लगा देना इंपोर्ट पर, सर अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर टैक्स क्रेडिट क्या है? टैक्स क्रेडिट टैक्स में कमी को कहते हैं, टैक्स क्रेडिट टैक्स में कमी को कहते हैं, और टैक्स एग्जेम्पशन टैक्स माफ करने को कहते हैं। जो बंदा खुद इदारा चला रहा है, लोगों को लंगर खाना, लंगर फ्री में खिला रहा है, सर ऐसे इदारे को टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। और जो बंदा इस तरह के इदारे को डोनेशन देता है उसे क्या मिल जाता है? टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सर जी और एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए तो टैक्स एग्जेम्पशन है। सर जी ये सारी बातें आपके साथ टैक्स के हवाले से कर ली। जरा अगली बात आपके साथ लेके चलूं तो एडम स्मिथ बात करता है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की। उसने 4 बातें की थी, 2C एंड 2E। फर्स्ट C इज फॉर सर्टेनिटी, टैक्स लेने वाला और देने वाला दोनों को पक्का पता होना चाहिए कि टैक्स कितना बनता है। सेकंड इज कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट का मतलब है टैक्स किस वक्त देना है, किस तरह देना है, इसमें टैक्स पेयर के लिए आसानी होनी चाहिए। तीसरा इक्वालिटी, सब लोगों पर एक जैसा टैक्स लगना चाहिए। चौथा इकोनॉमी ऑफ पेमेंट। इकोनॉमी ऑफ पेमेंट का मतलब है टैक्स को इकट्ठे करने में, टैक्स को लागू करने में इतना ज्यादा खर्चा ना आए कि टैक्स की कलेक्शन डिस्करेज हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। सर प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, लेवी कहते हैं लागू करना। प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स में 3 प्रिंसिपल आ गए, द बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल है कि जो जितना फायदा गवर्नमेंट से उठा रहा है उसको उतना टैक्स देना चाहिए, उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। सर एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल का मतलब है जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है, उसको उतना टैक्स देना चाहिए। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है सब लोगों को एक खास परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज पर टैक्स देना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेशन। काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात करने लगा हूं। काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में वो कहता है 3 काइंड्स हैं, फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स कहता है इनकम बड़ी, टैक्स बड़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा। सर जी इनकम बड़ी, टैक्स बड़ा, टैक्स रेट फिक्स रहा, इसको कहते हैं फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। सर जी दूसरा आया प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बड़ी, टैक्स बड़ा, टैक्स रेट भी बड़ा। इनकम बड़ी, टैक्स बड़ा, टैक्स रेट भी बड़ा, इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेस कहते हैं, आगे बढ़ना। प्रोपोर्शनल और फिक्स कहते हैं रुके हुए को, फ्लैट। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब इसमें रिलेशन किसका है? इनकम का किसके साथ रिलेशन है? टैक्स के साथ। गलत, इस टैक्स रेट के साथ। शाबाश। इनकम बड़ी, टैक्स रेट बढ़ा। इनकम बड़ी, टैक्स रेट क्या रहा? फिक्स रहा। इनकम बड़ी, सर अगला रिग्रेसिव है। इनकम बड़ी, टैक्स रेट उल्टा क्या हो गया? कम हो गया। सर टैक्स रेट इसलिए कम होता है क्योंकि फिक्स टैक्स लग रहा होता है। जब अमीर और गरीब दोनों पर एक जितना टैक्स लगेगा तो गरीब के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और शायद अमीर को उससे कोई फर्क भी ना पड़े। सर जी ये मैंने आपको काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात भी बता दी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, इसमें मेन जो पॉइंट है जो बहुत एग्जामिनेबल है, 3-4 बार आया है, 4 खसूसियात और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज है जिसको कहते हैं साउंड टैक्स प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। इसकी बात कर लेते हैं। 4 बातें बड़ी मेन है। सबसे पहली बात है फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब है कि टैक्स का निजाम ऐसा होना चाहिए कि टैक्स किसी मुल्क को माली तौर पर भर दे, माली तौर पर काफी कर दे, इतना कर दे कि उसकी माली जरूरियात पूरी हो जाए। अगर ज्यादा पैसा चाहिए हो तो ज्यादा टैक्स लागू कर दिया जाए ताकि पैसे इकट्ठे हो जाएं, और अगर कम टैक्स चाहिए हो तो टैक्स रेट कम कर दिया जाए ताकि लोगों को रिलीफ दी जाए। पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी फिस्कल एडिक्वेसी में ये वाली बात थी। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस का मतलब है कि टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी का मतलब है कि टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन। टैक्स को क्या होना चाहिए? क्लियर एंड प्लेन, यकीनी होना चाहिए। कन्वीनियंस, जो पेमेंट कर रहा है, जिस तरह कर रहा है, जिस वक्त कर रहा है, उसमें टैक्स पेयर के लिए आसानी होनी चाहिए। एनफोर्सबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिसर्स। टैक्स क्या होना चाहिए? लागू होना चाहिए। कौन लागू करेगा? एडिक्वेट और वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स करेगा। नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस एक्टिविटी। और टैक्स इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस एक्टिविटी डिस्करेज हो जाए। मजे की बात है 1, 2, 3 ये तीनों बातें एडम स्मिथ में भी आपको बताई हैं। हाँ अलबत्ता टैक्स का निजाम लागू करने वाले लोग तादाद में भी और काबिलियत में भी ऐसे होने चाहिए कि अपना काम अदा कर सके। ये एक नई बात है। सर जी उसके बाद आ गया कंसिस्टेंसी। ओवरऑल टैक्स का गोल और आपकी मुल्क का, आपकी इकोनॉमी का, आपकी माशी गोल वो इन लाइन होना चाहिए। टैक्स का गोल और आपकी इकोनॉमी का गोल वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। दे शुड बी इन लाइन, दे शुड बी कंसिस्टेंट, कंपैटिबल। लो सर, और इस चैप्टर की अहम और आखिरी बात, 2 तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जमा कराया जाता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो डायरेक्टली
गवर्नमेंट के पास जमा कराया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जमा कराया जाता है। इनकम टैक्स हम डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराते हैं। सेल्स टैक्स हम जिससे चीज खरीदते हैं उसको दे देते हैं और वो फिर आगे एफबीआर को देता है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। अच्छा जनाब, अब डायरेक्ट टैक्स की कौन सी एग्जांपल है? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। कैपिटल वैल्यू टैक्स डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब है? आपके मुल्क के दूसरे जो चीज बाहर जाएगी या मुल्क के बाहर से जो चीज पाकिस्तान में आएगी उस पर जो टैक्स लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? कस्टम ड्यूटी कहा जाएगा। जो तो चीजें हैं नेसेसिटी उस पर कस्टम ड्यूटी कम होती है और जो लग्जरी है उस पर कस्टम ड्यूटी ज्यादा होती है। सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी एफईडी बोलते हैं इसको आम जबान में। ये मखसूस लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स पर लगती हैं, गुड्स और सर्विसेज पर लगती है। और एफईडी जो है वो इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और रिटेल प्राइस। सम आइटम्स आर चार्जेबल टू एफईडी ऑन द बेसिस ऑफ वेट और क्वांटिटी। एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू 0%। एक्सपोर्ट पर 0% एफईडी लगती है। सर जी तंबाकू पे एफईडी लगती है, सिगरेट पे लगती है, सीमेंट पे लगती है, बैंकिंग सर्विसेज पे लगती है। ये कुछ आइटम्स हैं जिस पर एफईडी लागू होती है। सेल्स टैक्स 18% लगता है, सप्लाई पे लगता है, इंपोर्ट पे लगता है। किस तरह लगेगा इंशाल्लाह आगे बड़ी डिटेल में तो हमने पढ़ ही लेना है। सर जी चैप्टर नंबर 1 में ये सारी बातें थी। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं 2 मिनट के बाद। डन हो गया सर जी? एक बार देख लीजिए, मैंने कोई कीमती बात छोड़ी नहीं है। भाई ने सवाल किया हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन की जरूरत है। वैसे मैंने आपको जिस तरह उसको ईयर वाइज किया हुआ है इसको याद करना आसान है। बहरहाल आज तक कभी आया नहीं है, आज तक कभी पास पेपर में आई नहीं है सर हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन। चलूं आगे सर जी? यार बातें पिक भी हो रही हैं कि नहीं हो रही? सही चल रहा है? चलो फिर चलते हैं आगे। काम की बात को छोड़ेंगे नहीं और जो लेस इंपॉर्टेंट होगी उसको जाने देंगे। सर जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन चैप्टर नंबर 4। सबसे पहली काम की बात इसमें क्या है? सर 3 तरह का टैक्स है, एक नॉर्मल टैक्स है, एक स्पेशल टैक्स है, एक ट्रांजिशनल टैक्स है। सर जी जब हम ये कहते हैं ना इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है। अब अगली बात ये कि इनकम पे तो लगता है कितने पीरियड की इनकम पर? उसने कहा 1 साल की इनकम पर। अब वो 1 साल जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का साल है। तो इसका जवाब आया नहीं। असल में 1 साल कब से कब तक शुरू होता है? 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पर खत्म होता है। ये असल में बनता है नॉर्मल टैक्स ईयर। अब स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन क्या बनी? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म ना हो इसको कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। और 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म हो जाए उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। जाने देंगे। तीसरी एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक है स्पेशल टैक्स ईयर। समझ गए? 12 माह का पीरियड 30 जून पर खत्म हो गया नॉर्मल टैक्स ईयर, 12 माह का पीरियड 30 जून पर खत्म ना हुआ स्पेशल टैक्स ईयर। बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनका इनकम का पैटर्न ही ऐसा है, जिनकी इनकम का पैटर्न ही ऐसा है कि वो नहीं कर सकते। उसकी इनकम का पैटर्न ही ऐसा है कि वो क्या कहते हैं, इसको नहीं कर सकते। अपनी इनकम को उस 12 माह में 1 जुलाई से 30 जून के पीरियड में सही से शो नहीं कर सकते। इसीलिए फिर वो एफबीआर के पास जाते हैं और एफबीआर को कहते हैं कि हमें कोई दूसरा टैक्स ईयर अलॉट कर दे। एफबीआर वाले कुछ इदारों को तो एफबीआर वालों ने खुद ही कर दिया है। जैसे शुगर वालों के लिए 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है। इंश्योरेंस, बैंक और राइस एक्सपोर्टर्स के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। हाँ, अगर इसके अलावा कोई बंदा हो जो चाहता है कि मेरा टैक्स ईयर एफबीआर वाले तब्दील कर दें, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल कर दें, तो ये हो सकता है। कैसे?
कमिश्नर को दरखास्त देंगे, कमिश्नर क्या देखेगा? अगर कमिश्नर ने कंपेलिंग नीड देखी और उसे लगा कि हाँ कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर इजाजत दे देगा और इजाजत देने के बाद दोबारा विड्रॉ भी कर सकता है। और अगर कमिश्नर ने देखा कि कोई कंपेलिंग नीड नहीं है, सारी ड्रामेबाजी है, तो कमिश्नर क्या कर देगा? ना कर देगा। टैक्स पेयर के पास उस वक्त ये ऑप्शन होती है कि वो बोर्ड के पास रिव्यू के लिए चला जाए और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। अच्छा, अब अगर बात बन गई नॉर्मल से स्पेशल और स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत मिल गई, तो इसके दरमियान में जो पीरियड है नॉर्मल खत्म होने के बाद और स्पेशल शुरू होने से पहले, ये जो दरमियान का पीरियड है इसे क्या कहा जाएगा? और अगर स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत मिल गई तो स्पेशल खत्म होने के बाद और नॉर्मल शुरू होने से पहले, ये जो दरमियानी पीरियड है इसे क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाएगा। और भाई मेरी बात समझ आ गई है? लो सर, ये टैक्स ईयर के बारे में सारी बातें थी, मैंने आपके साथ कर दी। अच्छा जनाब, अब अगली बात जो आपके साथ करनी है वो है, हाँ ये वाली बात कीमती है, ये करता हूं। सर जी, इनकम की जरा डेप्थ में जाते हैं तो वो कहता है इनकम के 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। वो कहता है किसी हेड के सामने जो अमाउंट लिखी जाती है, वो पता है कैसे लिखी जाती है? उस हेड के अंदर जितनी सेल हुई लेस उस हेड के अंदर जितना एक्सपेंस हुआ, उस हेड के अंदर जितनी सेल हुई लेस उस हेड के तहत जितना एक्सपेंस हुआ, तो इसे कहा जाए, वो जो बकाया नेट अमाउंट बचेगी वो नेट अमाउंट यहां पर लिखी जाएगी। तो किसी भी हेड ऑफ इनकम के सामने जो इनकम लिखी जाती है वो कैसे निकालते हैं? उस साल में उस बंदे की उस हेड ऑफ इनकम के तहत जितनी इनकम आई माइनस उस साल में उस बंदे की उस हेड ऑफ इनकम के तहत जितने खर्चे हुए लेस करेंगे, जो बकाया आएगा वो हम उस हेड के सामने लिख देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि एक बंदे के किसी हेड ऑफ इनकम में उस साल के अंदर खर्चे ज्यादा थे और इनकम कम थी, तो फिर क्या समझा जाएगा? क्या हो गया? लॉस हो गया। इनकम अर्न की जाती है और लॉस सस्टेन किया जाता है। जब भी लफ्ज सस्टेन आ जाए तो इसका मतलब, सस्टेन का मतलब होता है बर्दाश्त करना, नुकसान बर्दाश्त किया जाता है और इनकम अर्न की जाती है। सर जी, इनकम 2 तरह की होती है। इनकम, टोटल इनकम की बात करने लगा हूं। टोटल इनकम का मतलब है सारी इनकम। इसमें पता कौन कौन सी इनकम आती है? इसमें एग्जेम्प्ट भी आती है, इसमें एफटीआर भी आती है, इसमें एनटीआर भी आती है, इसमें सेपरेट ब्लॉक आइटम भी आती है। ये सारी तरह की इनकम को टोटल करेंगे तो क्या बनेगा? टोटल इनकम बनेगा। ये सारी तरह की इनकम को टोटल करेंगे तो क्या बनेगा? टोटल इनकम बनेगा। टोटल इनकम बन गई, एक बात हो गई। उस टोटल इनकम में से आपने क्या करना है? वो कहता है एग्जैम्प्ट इनकम आप लेस कर दें। डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम बनेगी। डिडक्टेबल अलाउंस से क्या मुराद है? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और एजुकेशनल एक्सपेंस। सर जी, ये सारे लेस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो डिडक्टेबल अलाउंस से मुराद है 4 चीजें: ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशनल एक्सपेंस। सर, डिडक्टेबल अलाउंस क्या करता है? ये टोटल इनकम को कम करता है। जब जो चीज टोटल इनकम को कम करेगी उससे इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम। अच्छा जी, ज़कात की बात भी की थी, वर्कर वेलफेयर फंड की बात भी की, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की बात भी की और एजुकेशनल एक्सपेंस की बात भी कर दी थी। सर, एजुकेशनल एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल एक्सपेंस क्या एज डिडक्शन अलाउ होता है? तो इसका जवाब है
एजुकेशनल एक्सपेंस एज डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाज़त होती है। अलबत्ता देखना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये बंदा इंडिविजुअल है, और दूसरे नंबर पे ये देखेंगे कि क्या इसकी इनकम टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है। अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है और वो इंडिविजुअल है तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कि किस अमाउंट, तो उसे सॉरी टैक्स क्रेडिट कह दिया, उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा एजुकेशनल एक्सपेंस का। कितना? 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 60,000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज लोअर। तो भाई ये तीनों बातें देखनी पड़ेंगी, 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, 60,000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इन तीनों में से जो लोअर होगा उसके उस अमाउंट के बराबर उसे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। याद रखना ज्यादातर 5% ही लोअर होता है, ज्यादातर 5% ही लोअर होता है। तो एन मुमकिन है कि इस तरह की चीज का वो आपको एक एमसीक्यू बनाकर दे दे और आपसे पूछ ले, सर जी लफ्ज पर्सन जब भी आता है तो उससे मुराद सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि लफ्ज पर्सन में कितनी चीजें आती हैं? 7 चीजें आती हैं। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 इदारे शामिल होते हैं इसमें। सर जी अब अगली डेफिनेशन है कंपनी की। कंपनी की डेफिनेशन को याद करने के लिए मैंने आपको एक निमोनिक दे दिया था, MCBNBFCLPTS। M फॉर मुदारबा, C फॉर कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, फिर N फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, B फॉर ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान के कानून के तहत बनी हो, नीचे बॉडी कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान के बाहर के किसी कानून के तहत बनी हो। NBF से फॉरेन एसोसिएशन और C से कोऑपरेटिव सोसाइटी। MCB भी हो गया, NBFC भी हो गया, आगे आ गया LPTS, L फॉर लोकल गवर्नमेंट, P फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, T फॉर ट्रस्ट और S फॉर स्मॉल कंपनी। तो भाई कंपनी में 11 बातें हैं, इसको इस तरह याद रखेंगे तो ये याद रहेंगी, वरना ये भूल जाएंगी। इंशाल्लाह अभी भी भूलनी है लेकिन फिर ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक हो गया? लो सर आगे चलते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं। ट्रस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, जरा इसको ध्यान से देख लें। सर जी पब्लिक कंपनी क्या होती है? सर तवज्जो से, हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास हो? फेडरल गवर्नमेंट के पास हो। हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास हो? फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास हो? ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो। ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर हो, और यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हो, एंड एनी अदर ट्रस्ट। सर जी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट है। सर जी एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके 50% शेयर पंजाब गवर्नमेंट के पास है, ये पब्लिक कंपनी है। इसके 60% शेयर पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो भी ये पब्लिक कंपनी है। इसके 50% 70% शेयर ईरानी गवर्नमेंट के पास है, तो भी ये पब्लिक कंपनी है। इसके 80% शेयर एक फॉरेन कंपनी के पास है जो कि होली ओन्ड बाय कतर गवर्नमेंट है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये क्या हुई? ये भी पब्लिक कंपनी हुई। सर जी पांचवी बात, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रहे साल के आखिरी दिन तक। 29 जुलाई को, उस 29 जून को वो डी लिस्ट हो गई तो ये पब्लिक कंपनी नहीं होगी, साल के आखिरी दिन तक लिस्टेड होना जरूरी है।
और एक यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हैं। यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हैं तो ये भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डेफिनेशन एक दो बार टेस्ट हुई है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है सर? एन इंडिविजुअल, वो कहता है एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, जो के पहली तो बात है ये इंडिविजुअल ना हो, दूसरी बात है मकसद बिल्कुल क्लियर हो, या मजहबी है या तालीमी है या चैरिटेबल है या वेलफेयर है या डेवलपमेंट पर्पज है या फॉर द प्रमोशन ऑफ एमेच्योर स्पोर्ट। सर इन मकासद के लिए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल विच इज एस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर, डेवलपमेंट और फॉर द प्रमोशन ऑफ एमेच्योर, इस मकसद के लिए इदारा बना हुआ हो और इदारा रजिस्टर्ड हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, और इदारा अप्रूव्ड हो बाय द कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन एंड नन ऑफ द एसेट्स ऑफ सच पर्सन आर अवेलेबल फॉर प्राइवेट बेनिफिट टू अदर पर्सन। सर जी कमिश्नर से भी मंजूर शुदा हो और इस इदारे के कोई भी एसेट जाती फायदे के लिए अवेलेबल ना हो। यहाँ तक तो ये सारी बातें पहले भी आपने पढ़ी हैं, लेकिन ये वाली बात ज़्यादा कीमती है भाईजान। वो रिक्रिएशनल क्लब्स जिनको ज्वाइन करने की मेंबर फी 10 लाख से ज़्यादा है, अब वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझी जाएंगी। अब वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझी जाएंगी। लो जी, टैक्स पेयर कौन होता है? जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, या जो नुमाइंदा है किसी ऐसे बंदे का जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, या जो टैक्स को डिडक्ट या कलेक्ट करता है, या जिसकी जिम्मे ये है कि वो रिटर्न फाइल करे, जैसे कि चैप्टर नंबर 14 में लिखा हुआ है। तो भैया ये टैक्स पेयर की डेफिनेशन है, जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो, या वो नुमाइंदा हो किसी ऐसे बंदे का जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, या जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो टैक्स को डिडक्ट या कलेक्ट करे, या उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सर जी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से वैसे लास्ट टाइम सवाल आया है, बट स्टिल परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है? सर जी आसान अल्फाज में बताऊं, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पक्का ठिकाना। परमानेंट का मतलब है पक्का, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है ठिकाना। सर इंसान का पक्का ठिकाना क्या होता है? जहां पर वो कारोबार करता है, जहां पर उसका दफ्तर होता है, जहां पर उसका गोदाम होता है, जहां पर उसकी ब्रांच होती है, जहां पर उसकी फैक्ट्री होती है, जहां पर बैठ के वो ऑर्डर लेता है, जहां पर वो सेल्स करता है, उसकी परमानेंट सेल्स आउटलेट है। ये सारी चीजें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में शामिल हैं। अलबत्ता लाइजॉन ऑफिस अगर ऑर्डर लेने के लिए बनाया हुआ है तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और अगर ऑर्डर देने के लिए बनाया हुआ है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। यानी अगर आपने परचेज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफिस बनाया है तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए बनाया है वो लाइजॉन ऑफिस तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। सर जी असल में मेन पॉइंट यहां पर ये है कि लाइजॉन ऑफिस अगर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए है तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और अगर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। लो सर ये वाली बात भी हो गई। अब आगे चलते हैं। सर जी जहां पर आप माइनिंग कर रहे हैं, ऑयल और गैस वेल का काम कर रहे हैं तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। सर जी इवन आप पाकिस्तान की वेबसाइट, इवन अगर आप पाकिस्तान की वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, आप दराज.pk पर बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी। अगली बात ये अगर सुपरवाइजरी एक्टिविटीज हैं फॉर मोर देन 90 डेज, अगर सुपरवाइजरी एक्टिविटीज कितने दिनों से ज्यादा के लिए हो, 90 दिन से ज्यादा के लिए हो, तो वो भी क्या होगा? वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। 90 दिन कितने? एक साल में 90 दिन से ज्यादा। सर
supplying services including consulting through employees or contracted personnel. सर जी, सर्विसेज सप्लाई करना इंक्लूडिंग कंसल्टिंग थ्रू एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टेड पर्सनल्स. सर, सप्लाइंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टिंग थ्रू एम्प्लॉयज. आपने कोई दफ्तर बनाया हुआ है सर्विसेज देने के लिए, चाहे आप खुद सर्विस दे रहे हैं, चाहे मुलाजमों के जरिए दे रहे हैं, या चाहे आप किसी फर्दर आगे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे सर्विसेज लेकर बेच रहे हैं, ये जगह आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी. अगर आप एजेंट हैं और आपके पास अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की अपने नाम पर, और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप करने की अथॉरिटी है, या सर्विसेज देने की अथॉरिटी है, तो भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी. और अगर आप ऐसे एजेंट हैं जो सिर्फ स्टॉक को मेंटेन करते हैं, तो भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी. कोई भी ऐसा बंदा जो कि इक्विपमेंट इंस्टॉल कर लेता है और फिर उससे इनकम जनरेट करता है, तो वो जगह भी उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है. सर, आप कोई भी जगह जहां पर बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद या आपके एसोसिएट, या आप अपना करंट जो सर्विस बिजनेस है वो कर रहे हैं, या कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी आपकी असल में जूस की फैक्ट्री है लेकिन आपने उसके साथ ही एक और जगह लेकर गत्ते की फैक्ट्री बनाई है ताकि जहां पर जूस पैक करके बेचे, तो जो गत्ते की फैक्ट्री है वो भी आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी. आपकी 10 ब्रांचें हैं तो 10 की 10 ब्रांचेज आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएंगी. सर, डेफिनेशन से रिलेटेड सारी बातें मैंने कर ली. मैं थोड़ा सा चाहता था कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो आप सांस ले पाते. मैं तो पढ़ा दूंगा इतने में भी. सर, रेजिडेंट टैक्स पेयर कौन होता है? आवाज नहीं आ रही. अच्छा जी, अगली बात जो आपके साथ करने लगूं, अहम बात है, कीमती बात है, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहली बात ये कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की गेम क्या है? सिर्फ एक ही गेम है. जो बंदा रेजिडेंट है वो दुनिया में जहां से भी पैसे कमाता है उसकी इनकम टैक्सेबल है. जो बंदा रेजिडेंट नहीं है उसकी सिर्फ पाकिस्तान से कमाई गई इनकम पे टैक्स रहेगा और फॉरेन से कमाई गई इनकम पे टैक्स. पर इतनी सी बात. अब आपके लिए यह बात देखनी जरूरी है कि भैया ये बंदा रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है. चूंकि जो बंदा रेजिडेंट होना और नॉन रेजिडेंट होना ये स्टेटस है, जिसका मतलब यह है कि हर साल इसको देखना पड़ेगा. हर साल इसको देखना पड़ेगा. हर साल इसको देखना पड़ेगा. सर जी, हर साल इसको देखना पड़ेगा कि कोई रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं. अलबत्ता रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है? फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मुलाजिम रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है. मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं. हाँ, अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो फिर क्या देखना है? अगर पाकिस्तान में स्टे 182 डेज से ज्यादा है तो वो क्या होगा? रेजिडेंट होगा. अगर पाकिस्तान में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है तो तीसरा क्या देखना पड़ेगा? पाकिस्तान का रेजिडेंट है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है. अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो गई तो वो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट. वो समझ गए? सर, सरकारी मुलाजम है, रेजिडेंट है, 182 डेज से ज्यादा है, रेजिडेंट है. और अगर 182 डेज से कम का स्टे तो भी क्या देखो? दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, दूसरे पाकिस्तान का सिटीजन है, दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, दूसरे मुल्क में से 182 डेज से ज्यादा नहीं है, तो फिर वो पक्का पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. हाँ जी, कोई ये स्टेप 1 में भी पूरा हो जाए तो रेजिडेंट 2 में भी हो जाए, 3 में भी हो जाए. ये सारी, ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा ना हो, ये सारी बातें पूरी होनी जरूरी है.
अच्छा जरा देखिएगा, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन। सर अब इसमें ना एक बात और आ गई, 182 डेज आर क्रूशल। 182 डेज को गिनना अहम हो गया, एक एक दिन अहम हो गया ना सर जी। अब देखो गेम क्या है, उसने कहा चाहे पब्लिक हॉलिडे है, चाहे बंदा बीमार हो गया, चाहे उसकी एक्टिविटी हो गई, चाहे लॉकडाउन हो गया, चाहे छुट्टियां आ गई, चाहे वो कहीं घूमने चला गया, ये सारे दिन काउंट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। सिर्फ एक दिन काउंट नहीं होगा, वो कौन सा? बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। यहां पर मसला ये है, अगर टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान के दरमियान में पाकिस्तान में आके रुका तो ये वाला दिन काउंट नहीं होगा। और अगर अब यहां पर देखो बिटवीन टू प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान नहीं है ना ये, इसलिए ये वाला दिन काउंट होगा। सर रेजिडेंट कंपनी क्या होती है? रेजिडेंट कंपनी क्या होती है सर जी? वो कंपनी जो पाकिस्तान के कानून के तहत बने वो रेजिडेंट कंपनी है। वो कंपनी जिसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट साल में किसी वक्त भी सारी की सारी पाकिस्तान में हुई थी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट साल में किसी वक्त भी सारी की सारी पाकिस्तान में हुई थी, तो वो इदारा रेजिडेंट समझा जाएगा। अक्सर वो जब हेड ऑफिस लिख देता है तो इसका मतलब है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात कर रहा है। सर जी अगर वो प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट का इदारा हो तो भी रेजिडेंट कंपनी होगा। रेजिडेंट एओपी के बारे में उसने कहा, अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट साल में किसी वक्त भी होली या पार्टली, सारी की सारी नहीं आधी भी पाकिस्तान में हो गई, तो भी वो कौन सी एओपी होगी? रेजिडेंट एओपी होगी। तो सर रेजिडेंट वाली बात आपके साथ कर ली। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ये तो आपको पता है ना सर। बस एक बात आपको छोटी सी बता दूं, टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी निकालने वाली जो बात अहम है सिर्फ वो आपको बतानी है। सबसे पहली बात अहम ये है, पहली अहम बात ये है कि भैया हाई अर्नर सरचार्ज, टेबल तो लगा, टेबल देखकर तो आप रेट अप्लाई कर लोगे। काम की बात ये है कि सैलरीड के लिए हाई अर्नर सरचार्ज, सैलरीड के लिए हाई अर्नर सरचार्ज 9% है, नॉन सैलरीड के लिए हाई अर्नर सरचार्ज 10%। तो सर समझ आ रही है? दूसरी बात, हाई अर्नर सरचार्ज उस पर लगता है जिसकी इनकम 10 मिलियन से 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ सालाना से ज्यादा वाली इनकम पर हाई अर्नर सरचार्ज लगता है। लो सर ये वाली बात आपके साथ भी कर दी। सर जी अब मैं आपके साथ बात करने लगा हूं फाइनल टैक्स रिजीम की। सर जी इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, फाइनल टैक्स रिजीम। या मैं सोच रहा हूं यार क्या आप लोगों ने 2 बजे पूरे क्लास खत्म करनी है कि 15 मिनट मिल जाएंगे आगे? नहीं आज तो 2 बजे से है। हाँ जी चले देखिएगा सर, एफटीआर की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। जरा 2-3 चीजें और कीमती हैं जो इस बार पेपर में आनी है, मैं उसकी बात कर लूं। सबसे पहली बात है वुमेन एंटरप्राइज। वुमेन एंटरप्राइज क्या है? वुमेन एंटरप्राइज रेफर्स टू अ स्टार्टअप लॉन्च्ड ऑन और आफ्टर। सर जी कोई भी ऐसा इदारा जो 1 जुलाई 2021 में बना हो और उसकी मलकियत सारी खवातीन के पास हो। सोल प्रोप्राइटर है तो मालकन औरत हो, पार्टनरशिप है सारी पार्टनर्स खवातीन हो, कंपनी है तो सारी शेयर होल्डिंग खवातीन के पास हो, तो ये वुमेन एंटरप्राइज होगी। सर जी वुमेन एंटरप्राइज अगर सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हो
और वो रिटर्न फाइल करें और सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल करें और विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी फाइल करें तो इन्हें 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 100% टैक्स क्रेडिट का मतलब समझते हो? सारा टैक्स माफ, जिस साल सर्टिफिकेशन हुई है वो साल और अगले 2 साल तक 100% टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी वुमेन एंटरप्राइज है जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करती 100% टैक्स वाले क्राइटेरिया को, तो भी उसे 25% टैक्स रिडक्शन मिलेगी। किस पर? टैक्स लाइबिलिटी पर 25%। जितनी लाइबिलिटी, अगर उसकी लाइबिलिटी 100 रुपए बनी है तो 25% वुमेन एंटरप्राइज को टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा और 75 उसको जमा करवाना पड़ेगा। सजी, द टैक्स पेबल बाय द वुमेन ऑन प्रॉफिट एंड गेन चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। अलबत्ता उसने अगली बात एक और कही है, सर जी अगर कोई बंदा 2 नंबरी करता है, अपनी मौजूदा कंपनी को बीवियों के नाम या बहन के नाम ट्रांसफर करके वो कहता है मुझे टैक्स क्रेडिट मिले तो मिलेगा? द आंसर इज नो। ट्रांसफर करने पर नहीं मिलेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन करने पर नहीं मिलेगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को स्प्लिट करने पर भी नहीं मिलेगा। नया इदारा हो जो जुलाई 21 के बाद बने उस पर ये वाला रूल अप्लाई होता है। सर जी अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। अपोर्शनमेंट किसको कहते हैं? तकसीम करने को। सर जी अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को। अब अगली बात यह है कि अगर कोई इनकम एक से ज्यादा हेड्स की हो और खर्चा मुश्तरका हो, सर तकसीम कब किया जाता है? जब कोई चीज कॉमन हो, कोई चीज मुश्तरका हो तो उसे तकसीम किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट होता है एलोकेशन का और एक कॉन्सेप्ट होता है अपोर्शनमेंट का। दोनों में क्या फर्क है? एक कॉन्सेप्ट होता है एलोकेशन का और एक कॉन्सेप्ट होता है अपोर्शनमेंट का। दोनों में क्या फर्क है? सर जब आपके पास कोई बेस दी हुई हो तो वो खर्चा तकसीम करना है, उसको कहते हैं अपोर्शनमेंट या एलोकेशन। आओ मेरे साथ, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे पास एक गाड़ी है जो मैं बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूं। वो जो ड्राइवर है, मेरे पास एक गाड़ी है जो मैं बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूं। वो जो ड्राइवर है सर जी, वो एक काम करता है। वो ड्राइवर बिजनेस के लिए गाड़ी को इस्तेमाल करता है, जब फारिग होता है तो वो ऊबर भी चला लेता है। अब उस ड्राइवर की सैलरी है 30,000 रुपए। मुझे बताओ कितनी सैलरी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस होनी चाहिए और कितनी सैलरी उसकी ऊपर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस होनी चाहिए? यार मेरा पॉइंट समझ आया? अगर वो आपको खास तौर पे बता दे कि आधा टाइम वो बिजनेस के लिए काम करता है और आधा टाइम वो ऊपर चलाता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 कर देंगे, यस और नो। लेकिन अगर उसके बारे में कोई ऐसी क्लियर बात ना हो और वो कहें जब काम होता है तो बिजनेस कर लेता है, जब काम नहीं होता तो ऊपर चला लेता है, अगर इस तरह का कुछ हो तो फिर वो क्या करेगा? इस तरह का कुछ हो तो फिर अपोर्शनमेंट होगी। इस तरह का कुछ हो तो फिर अपोर्शनमेंट होगी। लो सर, ये असल बात है। जब आपके पास क्लैरिटी ना हो कि कौन सा खर्चा किस हेड में से माइनस होना है तो फिर आप उसे जो तकसीम करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको अपोर्शनमेंट कहते हैं। अब आपको नहीं पता ड्राइवर की कितने फीसद ड्राइवर जब वो कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कितने फीसद बिजनेस के लिए, कितने फीसद अदर सोर्स के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे बिजनेस का रेवेन्यू है 2 लाख, अदर सोर्स का रेवेन्यू है 1 लाख, टोटल कितना रेवेन्यू होगा? 3 लाख। तो आप करेंगे क्या? बिजनेस में से कितनी सैलरी माइनस करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। इसको क्या कहते हैं? अपोर्शनमेंट। लो सर जी, आगे अपोर्शनमेंट की बात क्लियर हो गई। सर ये अपोर्शनमेंट कब ये वाला असूल अप्लाई करना है? जब एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो तब ये वाला रूल अप्लाई करना है। जब एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो तब ये वाला रूल अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे कब ये वाला रूल अप्लाई करना है? जब कुछ एनटीआर इनकम हो और कुछ एफटीआर इनकम हो तब अपोर्शनमेंट वाला रूल अप्लाई करना है। ये अपोर्शनमेंट वाला रूल कब अप्लाई करना है? जब मैं पहले आपको पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी, आपने आगे नहीं पढ़ा हुआ था। आज रिवीजन क्लास है तो आज बता देता हूं।
सर जी जब स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन होता है, यानी एक ही हेड ऑफ इनकम है ना बिजनेस, उसमें कुछ स्पेकुलेशन और कुछ नॉन स्पेकुलेशन है, तो उसमें तकसीम करने के लिए भी हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। सर जी जब भी आपने अपोर्शन करना है, जेन में रखना है, आपने अपोर्शन करना है, आपने जिस हेड से रिलेटेड खर्चा है उसी हेड को ये अपोर्शन करना है। दूसरे नंबर पे वो कहता है आप बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कौन डिटरमिन करेगा? कंपनी करेगी। और डिटरमिन कौन कर रहा होगा? कंपनी करेगी। और डिटरमिन कौन कर रहा होगा? ये सीए या सीएमए इसको डिटरमिन कर रहा होगा। यानी मतलब ये the basis determined by allocation or expenditure deduction should be certified by CA या CMA. This certificate shall be accepted by CIR unless there is a significant variation, that is 10%, 10% की वेरिएशन हो। और अगली काम की बात सुनना सर जी, दो तरीके से आप रिकॉर्ड करते हैं रिसीट को, एक ग्रॉस बेस और एक नेट बेस। किस तरह करते हैं? एक ग्रॉस बेस और एक नेट बेस। जो ग्रॉस बेस होती है उसमें आप पूरी इनकम रिकॉर्ड करते हैं, जो नेट होती है उसमें से इनकम में से खर्चा लेस करके रिकॉर्ड करते हैं। वो ये कहता है कि अगर आपने नेट बेसिस पर इनकम रिकॉर्ड की है तो फिर ग्रॉस रिसीट फॉर इनकम डिवाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल हेड ऑफ इनकम की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट कर लेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी अगर आपने इनकम ग्रॉस बेस पर रिकॉर्ड की है तो ग्रॉस रिसीट की बेस पर अपोर्शनमेंट होगी। अगर आपने इनकम नेट बेसिस पर रिकॉर्ड की है तो ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पर अपोर्शनमेंट होगी। और समझ गए? एक बार इसका फॉर्मूला देखो। ये वाली बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप लोग परेशान हो गए हो। ये देखो लिखा हुआ है वेयर इन केस सर्टेन ट्रांजैक्शन द नेट गेन, अगर आपने नेट बेसिस पर गेन को रिकॉर्ड किया है, नेट ऑफ ब्रोकरेज, नेट ऑफ कमीशन, तो इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पर अपोर्शन करेंगे और ग्रॉस रिसीट की बेस पर अपोर्शन नहीं करेंगे। सर जी ये अपोर्शनमेंट के रिलेटेड बात थी। अब एक मिनट देख लीजिए किस किस केस में अपोर्शन होनी है, ये लिस्ट है, जल्दी से इसको पढ़ें। यही टोटल इनकम में यही इनकम है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सेपरेट ब्लॉक, एग्जाम्प्ट और एफटीए। यार यही इनकम है ना? वही टोटल इनकम। उसने ये सारी बात बता दी। अच्छा मेरी ये वाली बात समझ आ गई। अपोर्शनमेंट क्या है? अपोर्शनमेंट बुनियादी तौर पे मुश्तरका खर्चे को तकसीम करना होता है। अच्छा फेयर मार्केट वैल्यू की बात सुन लो। फेयर मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू जिसकी बेस पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट, वो बेनिफिट फेयर मार्केट वैल्यू कहते किसको है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट एट अ पर्टिकुलर टाइम shall be the price which would ordinarily fetch on sale in an open market at that time. इसका मतलब है आम मार्केट में जितने पर बिके वो फेयर मार्केट वैल्यू है। जब टैक्स वाले कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करो तो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर की वजह से जो वैल्यू में तब्दीली आई है उसको कंसिडर ना करो, या वो नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश होने की वजह से जो फेयर मार्केट वैल्यू में तब्दीली आई है उसको कंसिडर ना किया जाए। सर जी अगर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा पा रही तो कौन करेगा? बोर्ड फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू बोर्ड भी डिटरमिन नहीं कर पाया तो कौन करेगा? वो कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। या स्टाम्प पेपर के हिसाब से जो अफसर वैल्यू डिटरमिन करते हैं वो वैल्यू डिटरमिन की जाएगी। सर जी रिसीट ऑफ इनकम क्या समझा जाएगा? कब इनकम वसूल कर ली? क्या समझा जाएगा कब इनकम वसूल कर ली? जब एक्चुअल में मैंने, सर मुझे क्या समझा जाएगा अली इमरान ने कब सैलरी वसूल की है? जब मैं एक्चुअल में नीचे अकाउंट्स ऑफिस में जाके चेक लिया, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली है। जब मैंने फोन किया मेरे सैलरी का चेक मेरे भाई को दे दो, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली है। जब 1 तारीख को एसबीआई वालों का फोन आया, सर आपका सैलरी का चेक आ गया आगे ले लें, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली है। सर जी रिकॉर्ड एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं रिकवर करना। 2024 में मैंने परचेज की थी, 2025 में मैंने रिटर्न कर दी, पैसे वापस मिल गए,
2024 में जब मैंने परचेज की थी तो वो खर्चा इनकम में से माइनस कर दिया था। 2025 में जब मैंने रिटर्न की मुझे पैसे वापस मिल गए। जब मुझे पैसे वापस मिले हैं तो वो वाला खर्चा जो पिछले साल माइनस हो गया था उसको रिवर्स करूंगा ना, उसे इनकम बना दूंगा। वो कहता है जितना पैसा अगर मुझे कैश मिला है तो मैं इनकम बना दूंगा। वो कहता है बातों का कैश नहीं मिला, मैंने इन काइंड रिकवरी कर ली है, उसकी मोटरसाइकिल लेके आ गया हूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो समझा जाएगा वो अमाउंट आपने रिकवर कर ली। याद रखिएगा टैक्स वाले ना यूरो को मानते हैं ना डॉलर को मानते हैं, वो सिर्फ पीकेआर को मानते हैं। इसका मतलब यह कि आपकी टैक्सेबल इनकम कभी डॉलर में नहीं हो सकती, आपकी टैक्स लायबिलिटी कभी यूरो में कभी येन में नहीं होगी, हमेशा किस करेंसी में होगी? पीकेआर में। अब सवाल ये पैदा होता है अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की है, अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट की है तो उसका क्या करेंगे? भैया प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने इंपोर्ट की है तो आप उसे पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे। किस रेट पर? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेट पर। तो सर अगली बात है, अगर हेड ऑफ इनकम खत्म हो गया था, सीज हो गया था, और उसके बाद उसी हेड ऑफ इनकम में से दोबारा कोई इनकम जनरेट हो गई है तो वो आपकी इनकम में ऐसे शामिल होगा जैसे हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। और सर मिनिमम टैक्स रिजीम जो है ना वो भी नहीं करना। मिनिमम टैक्स रिजीम कब करना है? मिनिमम टैक्स रिजीम चैप्टर 7-8 के बाद करना है। बाकी जो एरिया एफटीआर का है उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 और 4 पूरा। कल कोई ना कोई ऑप्शन निकालें, या तो हम 15 मिनट पहले शुरू कर लें या 15 मिनट बाद तक चलते रहें। इसके बारे में आप लोग कितने लोग कहते हैं 15 मिनट पहले शुरू कर लें, और कितने लोग कहते हैं 15 मिनट बाद तक चलते रहें? सर जी सर। अच्छा जरा जो भाई आखिरी बात सुनकर फिर निकल जाओ। भैया अगर आपने, वो कहता है अगर एक पीरियड में अगर आप अपनी इनकम को रिसीवेबल बेस पर बुक कर रहे हो तो रिसीट बेस पर दोबारा बुक करो या ना करो? ना करो। अगर आप अपनी इनकम को रिसीवेबल बेस पर बुक कर रहे हो तो जब रिसीव हो जाए तो दोबारा बुक ना करो। ये ना हो कि एक इनकम 2 बार बुक हो जाए। अगर आप एक एक्सपेंस को पेड बेसिस पर लेस कर रहे हो तो पेबल बेसिस पर दोबारा लेस ना करो। वो कह रहा है एक इनकम 2 बार बुक नहीं होनी चाहिए और एक इनकम और एक एक्सपेंस 2 बार एज डिडक्शन अलाउ नहीं होना चाहिए। अब एफटीआर की बात रह गई है दोस्तों। एफटीआर के वाले से ये कहूंगा कि उसकी वीडियो मैं आपको शेयर करता हूं। 15 मिनट मुझे और चाहिए ताकि मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव बना सकूं। क्या आज का लेक्चर इफेक्टिव रहा? यस और नो? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।